कर दो चालू। हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा करे थे साइंस वाले सेक्शन की, आज उसी क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे और साइंस में आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं उन सभी पे डिस्कस करेंगे। 1111 प्रश्न आपके सामने साइंस के, ठीक, उसके अंदर लगभग 100 से 150 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी आगे के क्वेश्चन अपन करेंगे। तो जो भी बच्चा नया जुड़ता हो तो पिछले वीडियो साइंस के देख के उसके बाद में इनसे शुरुआत करें, ठीक है। बाकी आज आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होंगे उन सभी पे अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी दोस्त फटाफट से जुड़ जाएं, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और जो नया जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ठीक है। और 3 मार्च को हमारी महा मैराथन क्लास आने वाली है, जिसके अंदर सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक पूरे 12 घंटे आपको, जिनका भी 10 मार्च और 22 अप्रैल को एग्जाम है, पेपर है आर्मी का, उनके लिए विशेष रामबाण औषधि साबित होने वाली है 3 मार्च वाली क्लास, जिसके अंदर आपको जीके के राकेश जी सर 400 से 500 प्रश्न करवाएंगे। साइंस के मैं करवाऊंगा, मैथ्स के क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, रीजनिंग वाले सेक्शन के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आवाज एक बार आ रही है कि प्रॉपर चेक कर लो, है आ रही है क्या? ठीक है। तो एक बार सभी दोस्त फटाक से जुड़ जाएं, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ठीक। मैं बता दिया हूं, फिर से बता रहा हूं, जिनका भी 10 मार्च और 22 अप्रैल को पेपर है उनके लिए 3 मार्च को महा मैराथन क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आपको लगभग 1200 से 1500 प्रश्न करवाए जाएंगे। उन्हीं के अंदर पूरा का पूरा पेपर आने की संभावना रहेगी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो उस क्लास में जुड़ना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज के सेशंस की, साइंस की क्लास की। उससे पहले एक मोटिवेशन थॉट आपके लिए, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये मैं आपको बता चुका हूं, 3 मार्च को हमारी क्लास आने वाली है, संडे वाले दिन। बड़ी आराम से नेट बचा के रखना, पूरी की पूरी क्लास आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में देखो, अपन जो साइंस के 60 क्वेश्चन कल कर लिए थे, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा नया जुड़ा है, एक बार मैं फटाक से पूरे 60 प्रश्नों के आपको उत्तर बता रहा हूँ। पूरे के पूरे 60 प्रश्न आपको भी सुनने ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक। 2 मिनट के लिए मैं अभी तुम्हारे कमेंट नहीं देख पाऊंगा, उसके बाद में चर्चा करेंगे तुमसे, ठीक है। कल जो अपन ने पढ़े थे उनको एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, मोटा मोटा सिर्फ और सिर्फ उत्तर बता रहा हूँ 60 तक, उसके बाद में चर्चा करेंगे 61 से अपन, ठीक। पहला जो प्रश्न था अपना, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत वो था आंवला। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करना। अगला था, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना कहलाता है, ठीक है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। मेरे साथ साथ बोलना है आपको भी, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। उसके बाद में शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर, जांग की। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, नाम है मैंडिबल। अगला है, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला था, हीमोग्लोबिन यौगिक है, हीमोग्लोबिन में हाँ प्रोटीन, बिल्कुल। अगला प्रश्न था, देखो 1 से लेके 60% में करवा चुका था, इसलिए एक बार मोटा मोटा आपका रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद 61 से अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं ना। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, ठीक है। रक्त सर्व में सर्वदाता ओ नेगेटिव और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। सर्वदाता ओ नेगेटिव और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। अगला था, पित्त स्रावित होता है यकृत से। किससे होता है? यकृत से। उसके बाद में स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg। अगला था, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। तो अशुद्ध पदार्थों का अलग कौन करता है? किडनी या गुर्दा या वर्क। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है रेबीज रोग से। रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है, जिसके अंदर व्यक्ति को पानी से डर लगता है, इसे ही हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगला था, वायरोलॉजी संबंधित है वायरस के अध्ययन से, वायरस के अध्ययन से। अगला था, खून का थक्का नहीं जमता, किसके कारण? हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं बनता है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के सबसे पहले यह उसके बच्चे के यह रोग देखा गया था, जिसका नाम था क्रिसमस, इसलिए इस रोग का नाम पड़ा क्रिसमस रोग। आगे है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, आंखों से संबंधित है। अगला है, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया, प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया। अगला है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन का खोज करता है एंडरसन। कौन है? कार्ल एंडरसन, ठीक है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, जड़ में क्या क्या आता है? जड़ में क्या क्या आता है? एक तो मूली, एक आता है गाजर, ठीक।
हाँ, मूली और गाजर। उसके बाद में तने के रूपांतरण में कौन कौन था? प्याज और आलू, आलू और प्याज। ठीक है। हाँ बिल्कुल। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लोहे की मात्रा पालक में और सेव में। ठीक है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है सर 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर लगभग, जरूर लगाना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, 21% होती है। अगला, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। देखो कम समय में आपके पूरे 60% का रिवाइज हो रहा है फटाक से, है ना? मात्र 5 मिनट में पूरे प्रश्न देखेंगे अपन। अगला था मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े। अगला प्रश्न था रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। देखो आरबीसी पूछे चाहे डब्ल्यूबीसी पूछे चाहे प्लेटलेट्स पूछे, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है। अगला प्रश्न था अपना, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा, और आयोडीन की कमी से गले के अंदर गलगंड, घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। अगला प्रश्न था मछलियां श्वास लेती है गिल्स अथवा गलफड़ों से। अगला प्रश्न था विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। क्या है? गाजर। अगला प्रश्न था जठर रस में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला था लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। अगला प्रश्न था लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। ठीक है। उसी का दूसरा नाम है लार एमाइलेज। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। ठीक है। अगला, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन सर्वाधिक छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट CH3CNO, फॉर्मूला उसका। अगला है काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है, और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। काला सोना पूछे आपसे तो कोयला या पेट्रोलियम। ठीक। सफेद सोना, सफेद सोना कपास को, और हरा सोना बांस को कहा जाता है। अगला प्रश्न था अपना, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है जो वह स्टेपिज कान के अंदर पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? ग्लूकोकार्डियस, ग्लूकोकार्डियस। अगला प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। ठीक है। आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला था द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG को कहते हैं, जिसे ही कुकिंग गैस भी कहते हैं, उसे रसोई घर की गैस भी कहते हैं। और LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न था प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। अगला था DNA और RNA क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। अगला था मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 39.8 डिग्री फारेनहाइट। ठीक। 29.6 डिग्री र्यूमर, सॉरी 98.6 डिग्री फारेनहाइट है, और 310 केल्विन। जो भी जुड़ रहे हैं भाई, 1 से लेकर 60 तक प्रश्न अपन ने कर लिए थे। आगे के नेक्स्ट प्रश्न एक बार 60 तक रिवाइज करवा रहे, बाद में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, सबके उत्तर भी लिखूंगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान हो गया। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पिता से। ठीक है, वाई गुणसूत्र से। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639 ठीक है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है इनेमल, दांतों का इनेमल। कठोर तत्व पूछा है, दांतों का इनेमल। अगला था संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। पक्षी पूछा है, को क्या बताना है? शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 29 होती है। कितनी होती है? 29। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। अगला था संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, बुल्फिया। कौन सा? बुल्फिया। अब देखो आज अपन शुरुआत करते यहां से। अब एक बार ऑनलाइन वालों से मैं देख लेता हूं कौन से का क्या है। XY सही है, पायल, आरू, मुखी, गोदारा। ठीक। जो भी है सब अब बताओ भाई, ऑनलाइन वालों को किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। 23। ठीक। क्वेश्चन नंबर, अब कौन से पे पहुंच गए अपन? क्वेश्चन नंबर जो है 61 पे पहुंच गए। यहां से फटाफट से कमेंट करना। ठीक। हाँ, 60 तक अपन पढ़ लिए थे। हर गोविंद खुराना सही है, मुक्की गोदारा।
आप बताना भाई ऑनलाइन वाले सब, और तुम भी बताओ 61 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 61 का उत्तर क्या आएगा? एम के टेक्निकल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सॉरी सॉरी। अंकित कुमार ए ऑप्शन। अब देखो मैं अब आगे से आपको डिटेल से बढ़ाने वाला हूँ, है ना, सारे के सारे प्रश्न। 60 तक अपन ने कर लिए थे, इसलिए एक बार 5 मिनट आपका रिवाइज करवाया है। आशा करता हूँ सबको 1 से लेकर 60% में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और क्वेश्चन नंबर 61 से आपको एक एक प्रश्न के मैं उत्तर बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक, आप चाहो तो इन प्रश्नों को लिख भी सकते हो, आंसर भी साथ में लिख सकते हो। आज देखो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले जो भी जुड़े हैं सबको क्लास की पीडीएफ मिलेगी, पूरे के पूरे 135 प्रश्न मैं करवाऊंगा। ठीक है ना, 135 प्रश्न है टोटल आज वाले शिफ्ट के अंदर, हालांकि पूरे प्रश्न तो खूब सारे। आज 135 प्रश्न का टारगेट रहेगा, पूरे 135 प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ, और पूरों की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है ना, प्रश्न भी मिलेंगे साथ में, पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी आप ज्वाइन करोगे। एम के टेक्निकल हमें आता है सर, क्लास नहीं लेते। जी सर क्या बोल रहे हो? ठीक, अब देखते हैं उत्तर। देखो प्रूस जीन संगठन होता है, तो प्रूस के अंदर कौन सा होता है? एक्स कोमा वाई। ठीक, कौन सा गुणसूत्र होता है? एक्स कोमा वाई। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन किसको, किस से मिलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में? सर जल से मिलता है। किससे मिलता है? H2O। किससे मिलता है? जल से। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से मिलता है? जल से मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? सर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन याद रखना आप, 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। किसका निर्माण करते हैं? हरे पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। आर्मी की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है ग्लूकोज का सूत्र, प्लस 6O2। यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 H2O के अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन या ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। ठीक, तो ये यहां पे क्या बोला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो सर वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न जो आपके लिए है वो है, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह का दूसरा नाम है डायबिटीज। क्या है? डायबिटीज। तो मधुमेह रोग जो है वो किससे होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। किससे होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। ठीक, उत्तर लिख रहा हूं मैं, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, जिसे क्या बोलते हैं? डायबिटीज। ठीक, क्या बोलते हैं? डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। दो बार पूछ लिया। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग। ठीक, और मधुमेह दिवस मनाया जाता है सर 14 नवंबर को। जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है उसी दिन क्या मनाया जाता है? मधुमेह दिवस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे चले, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तुम तो चला नहीं रखे, शेयर भी करते नहीं हो हैं? अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 66। देखो, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधों के अंदर मुख्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर पत्तियों से होती है। पत्तियों से नहीं होती, किससे होती है? पत्तियों से। ठीक है ना, पत्तियां। ठीक, किससे होती है? पत्तियों से। ठीक, याद रखना, पौधों के अंदर मुख्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किससे होगी? पत्तियों से होती है। यह आपको ध्यान में रखना। अगला है ब्रोंकाइटिस, एक प्रकार का रोग है जो किससे संबंधित है? देखो ब्रोंकाइटिस जो रोग है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्वसन से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्वसन से। ठीक है ना, एक प्रश्न में बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं, आपसे परीक्षा में पूछता है कि श्वसन तंत्र, ठीक, श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड। अब तुम बताओ भाई, किसी को उत्तर आता है तो कमेंट में बता सकते हो ऑनलाइन वाले। श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है?
श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है सर वायु कूपिका। क्या कहलाती है? वायु कूपिका। याद रखना क्या कहलाती है? वायु कूपिका। देखो मैं तीन चार आपको एक साथ बता रहा हूं, यहां पे लिख तो नहीं पाऊंगा लेकिन आप अच्छे से सुनना। पहला एक तो पूछता है कि सर कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपसे पूछे, आपको सर उत्तर बताना है कोशिका। मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछे तो कोशिका। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है, यही मैं बता देता हूं दूसरा, कि श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वायु कूपिका। क्या है? वायु कूपिका। तीसरा प्रश्न पूछता है कि किसका? किडनी की या वर्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। वर्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। एक प्रश्न पूछता है वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वर्षण पालियां। टेस्टिस लोब। टेस्टिस LOBE लोब। ठीक है, ये चार बातें आपको नोट लगा के भले लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम प्राप्त करता है सर 22+Y अपने पिता से प्राप्त करता है और 22+X अपनी माता से प्राप्त करता है। ठीक है ना, इन दोनों को ध्यान में रखना। देखो जब भी आपसे पूछे कि पिता से कौन सा, तो पिता से तो 22+Y और माता से 22+X। ये माता से प्राप्त करता है और ये पिता से प्राप्त करता है। जोड़ के देख लेना, 22 और 22 44 और एक 45 और एक 46। इस प्रकार से एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। आगे बढ़े। भानु प्रताप गुड मॉर्निंग। मोहित पटेल। भानु प्रताप कोशिका बिल्कुल सही है। यूरिया अधिकतम वर्ग सिराओं में सही है। ठीक। रक्तचाप का बताओ अविनाश। रक्तचाप जो है ब्लड प्रेशर को बोलते हैं और मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है ना। ठीक, आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है आपके सामने, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में किस में पाई जाती है? मूत्र में। किस में पाई जाती है? मूत्र में। मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है और कितने प्रतिशत पाई जाती है सर? 2.6%। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 2.6%। आपसे पूछ ले कि यूरिया अधिकतम मात्रा में किस में पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। ध्यान में रखना है सबको, मूत्र में यूरिया की मात्रा 2.6%। मूत्र का पीएच मान आपसे पूछ ले तो आपको बताना 6.4। कितना होता है? 6.4। मूत्र के अंदर सर्वाधिक मात्रा होती है सर जल की। 95% क्या पाया जाता है? जल। 95% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। 2.6% यूरिया पाया जाता है। 2% अन्य लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अन्य लवण पाए जाते हैं। और 0.3% क्रिएटिनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रिएटिनिन। इस क्रिएटिनिन के कारण ही आपके मूत्र के अंदर गंध का क्या होता है? आभास होता है। ठीक, मूत्र के अंदर गंध आती है। किसके कारण? क्रिएटिनिन के कारण। और मल के अंदर गंध किसके कारण आती है? इंडोल और स्केटोल के कारण। किसके कारण? इंडोल और स्केटोल के कारण। और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण मल के अंदर क्या आती है? गंध आती है। वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द रियल कॉमेडी। सर इस क्लास में एडमिशन लेने के लिए कितनी फीस देनी होगी? अभी के लिए कोई फीस नहीं है ना। भानु प्रताप 6.4 बिल्कुल सही है। BL AK47 पहला लिखना तो सही। अच्छा सॉरी, कई तो ऐसे कमेंट करते बकवास ही। चलो आगे चलते हैं भाई, है ना। पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन जो है वो किसका एक उदाहरण है भाई? पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। याद रखना पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है और पेप्सिन पेप्सिन प्रोटीन। पैसे पेप्सिन और पैसे प्रोटीन। ठीक, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखना, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और ये जो पेप्सिन है ये क्या है? एक एंजाइम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पूरे 5 प्रश्न क्लियर हुए सबके? दोबारा से एक बार सबके उत्तर बता रहा हूं। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्तियां। ठीक, अगला ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किससे संबंधित? श्वसन से। बाकी लास्ट में एक बार सबको रिवाइज करवाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाएं। दूध में नहीं पाया जाता है एकमात्र विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। यह अपवाद है। ठीक है ना, याद रखना। दूध के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद क्या है? ऊंटनी का दूध। क्या है? ऊंटनी का दूध। ठीक, हाँ
ऊंटनी का जो दूध है इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, ठीक, ऊंटनी का दूध विटामिन सी पाया जाता है। डेंगू रोग के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है ऊंटनी के दूध को, ठीक। प्लेटलेट्स की संख्या को अगर बढ़ाने का कार्य करती है तो ऊंटनी का दूध करती है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अगला है टॉक्सिन है। टॉक्सिन सर एक जहरीला पदार्थ है, क्या है, एक जहरीला पदार्थ है, ठीक। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है, क्या है, एक जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ। क्या, हाँ, 3 मार्च को सुबह 9 बजे लाइव, बिल्कुल लाइव क्लास आएगी 3 मार्च को, है ना, उसमें जुड़ना नहीं भूले, ऊंटनी का, हाँ बिल्कुल भानु प्रताप। अब देखो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है एंजाइम किस रचना होती है। एंजाइम जो है सर, एंजाइम ये अधिकतर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। देखो सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का आपको यहाँ पे 15 में से 5 प्रश्न पक्का और पक्का मिलेंगे मात्र 135 प्रश्नों में। आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको 5 प्रश्न पक्का मिलेंगे, यहां से मिला लेना आप परीक्षा के अंदर। 5 मतलब 5 इंटू 2 कितने नंबर हो गए, 10 नंबर। एक भी प्रश्न हल्का नहीं है, सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए आर्मी 2023 के अंदर, उन्हीं प्रश्नों का निचोड़ है ये सारे के सारे, ठीक। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, एक एक प्रश्न टिप पे याद होना चाहिए एकदम, ठीक है ना। अगला प्रश्न है फलों और सब्जियों में नहीं होता है। सर विटामिन डी जो है वो फल और सब्जियों में नहीं पाया जाता है, याद रखना, काम का प्रश्न है। विटामिन डी जो है वो फल और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी अधिकतर धूप से प्राप्त होता है, इसलिए जो है विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को कौन सा विटामिन, धूप का विटामिन कहा जाता है। तो फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है, उसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। कौन सा नहीं पाया जाता है, विटामिन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी क्या है बताओ। जयपुर में कहाँ है, तो AK-47 जयपुर के अंदर लोहा मंडी के पास में है ना कोचिंग, वहीं पे मिलेंगे आपको। मुक्की सर मैं माइनस मार्किंग कितनी, माइनस मार्किंग 1/2 है, क्योंकि एक प्रश्न 4 नंबर का है ना। भानु प्रताप प्रोटो जो बिल्कुल सही है। यू आर बेस्ट टीचर फॉर फ्यूचर, धन्यवाद। और ठीक, आगे चलते हैं। मलेरिया का परजीवी है, मलेरिया जो है ना, मलेरिया, मलेरिया का परजीवी क्या है, प्रोटोजोआ। मलेरिया का परजीवी क्या है, देखो परजीवी पूछा है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। किसके कारण, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। मलेरिया किसके कारण फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। परजीवी तो प्रोटोजोआ को ही बोलते हैं ना। मलेरिया का परजीवी कौन सा है, परजीवी का मतलब प्रोटोजोआ। मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ के कारण फैल रहा है, ठीक, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। और इसका वाहक क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया के लिए आपसे प्रोटोजोआ का नाम पूछे कि कौन से प्रोटोजोआ से फैल रहा है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर। लेकिन यही बात आपको डेंगू रोग में पूछ ले तो डेंगू रोग में आपको बताना है एडिज एजिप्टाई मच्छर। कौन सा मच्छर, एडिज एजिप्टाई मच्छर, ये डेंगू रोग के अंदर होता है। एडिज एजिप्टाई मच्छर, एडिज एजिप्टाई मच्छर, एडिज एजिप्टाई मच्छर, ये कौन से रोग के अंदर आता है, ये आता है डेंगू रोग का वाहक है एडिज एजिप्टाई मच्छर। जबकि मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। हाँ, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 76 पे। अगला प्रश्न है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण कौन सा रोग होता है, मलेरिया। और ये मलेरिया वैसे आपसे पूछे कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो सर प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। पूरे 135 प्रश्न करेंगे, एकदम लास्ट तक साथ बने रहना, पूरे 135 प्रश्न आपके लिए बड़े काम के हैं, ठीक है ना। तो एक एक प्रश्न आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक। अगला है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है, यूरिया। क्या ये उत्सर्जित होता है, यूरिया, ठीक। यूरिया के साथ में क्या होता है, जल भी होता है। क्या होता है, जल भी होता है, ठीक। इसके साथ में क्या होता है, क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन होता है, ठीक है ना। और इसके साथ में अन्य लवण होते हैं, अन्य लवण, अन्य लवण जैसे NaCl, ठीक, जैसे NaCl नमक, ठीक है ना। तो मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है, यूरिया, जल,
क्रिएटिनिन और अन्य लवण, ये सब मानव मूत्र में उत्सर्जित होते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान आपको पता होना चाहिए भाई सब, कितना होता है, पूछा गया परीक्षा में 6.4 होता है। एक बढ़ा दोगे तो 7.4 होता है। सर रक्त का पीएच मान 7.4 किसका होता है, रक्त का पीएच मान, और 6.4 में एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7.4, जो रक्त का पीएच मान होता है, मूत्र का होता है 6.4। ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर्मी सर 3 मार्च से 9 बजे से रात के 9 बजे तक क्लास लेंगे। हाँ बिल्कुल लगेगी, है ना। विटामिन डी, भानु प्रताप सही है। विटामिन डी को जो है धूप का विटामिन भी कहा जाता है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखो, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। देखो दूध का उत्पादन कौन करता है सबसे ज्यादा, किसान। दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, किसान, इसलिए दूध में कौन सी प्रोटीन है, केसिन। याद रखने का तरीका है, दूध में कौन सी प्रोटीन है, केसिन। क्यों, क्योंकि दूध का उत्पादन कौन करेगा सबसे ज्यादा, किसान, इसलिए दूध में कौन सी प्रोटीन, केसिन प्रोटीन पाई जाती। एक और मैं आपको बता देता हूं, देखो बाल, साथ में नाखून और पक्षियों के खुर, बाल, नाखून और खुर, इसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, बाल, नाखून और खुर, नाखून और खुर, इसके अंदर क्रिएटिनिन प्रोटीन पाई जाती है, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक। क्रिएटिनिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, बाल, नाखून और किसमें, खुर के अंदर क्रिएटिनिन प्रोटीन पाई जाती है। याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बाल, नाखून और खुर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, क्रिएटिनिन, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। आगे चलें क्या, अगला प्रश्न है, मेंढक के हृदय में चैम्बर कक्षक होते हैं। देखो मेंढक के हृदय के अंदर, एक लड़का प्रश्न पूछ रहा है, भानु प्रताप, राकेश सर 22 अप्रैल को पेपर ऑनलाइन होगा क्या, हाँ ऑनलाइन ही होगा, पेपर आर्मी के ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक। भानु प्रताप मलेरिया के लिए पूरा बात बता देता हूं तेरे को। मलेरिया जो है इसके अंदर एक तो क्या होता है, सबसे पहले किस प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का वाहक कौन है, मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। इस मादा एनाफिलीज मच्छर के बारे में सबसे पहले बताया था सर रोनाल्ड रोस ने। किसने बताया था, सर रोनाल्ड रोस से। और एक मलेरिया से ही संबंधित व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, याद आएगा तो, ठीक है ना। हाँ सारी बात अभी थोड़ी बताऊंगा। तो मेंढक के हृदय में चैम्बर या कक्षक कितने होते हैं, 3, कितने होते हैं, 3, ठीक है ना। हाँ अभी नाम याद आ गया मेरे, चार्ल्स लेवरोन, ठीक है ना। मलेरिया से संबंधित एक व्यक्ति का और नाम आता है, उसका नाम है चार्ल्स लेवरोन। क्या नाम है, चार्ल्स लेवरोन, ठीक है ना, चार्ल्स लेवरोन, ठीक है। अभी और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, ठीक। अगला है, मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 3, ठीक है ना। मेंढक के हृदय में 3 कक्षक होते हैं, जिसमें 2 तो आलिंड होते हैं और एक निलय होता है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसके कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि के द्वारा सबसे ज्यादा हार्मोनों का स्रावण होता है। मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा अगर हार्मोनों का स्रावण कोई ग्रंथि कर रही है तो वो पीयूष ग्रंथि कर रही है, इस कारण से इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही LH हार्मोन, जिसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही ACTH हार्मोन का स्रावण होता है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण होता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही FSH हार्मोन का स्रावण होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही प्रोलेक्टिन हार्मोन का स्रावण होता है, जिसे दुग्ध हार्मोन भी कहा जाता है या प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावण होता है, जिसको बोलते हैं लव हार्मोन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे कहते हैं लव हार्मोन। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही ADH हार्मोन का स्रावण होता है, जिसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अत्यधिक मूत्र लगना, ठीक, कॉफी चाय एल्कोहल के सेवन से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, वो भी ADH हार्मोन। ये सारे के सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अंदर आते हैं, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि के बारे में बहुत सारी चीजें बता नहीं पाऊंगा, ठीक। अग्र भाग पीयूष ग्रंथि का, मध्य भाग पीयूष ग्रंथि का, पश्च भाग, अग्र भाग से कौन से श्रावण हो रहे, मध्य से कौन से, पश्च से कौन से, वो फिर कभी बताएंगे, टाइम मिलेगा तब, ठीक।
आगे चलो, सारा माल यहीं लुटा देंगे, आगे क्या बताएंगे फिर। अरे चलो क्वेश्चन नंबर 81 बताना जरा फटाक से उत्तर क्या आएगा भाई। पानो प्रताप सिर में पाई जाती है, बिल्कुल पिट्यूटरी ग्रंथि है ना। गुजरे के 47, ये किसके आइडिया, बनवारी की है क्या है। ह्यूमन में इतने हार्मोन, हाँ बिल्कुल इतने हार्मोन पाए जाते हैं। छोटी है या मोटी है, बीएल पूछ रहा है बानू प्रताप है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। आपको मैं बता दूं कई बुक्स में पीनियल ग्रंथि भी लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। देखो पीनियल ग्रंथि से यहाँ पे पाई जाती है जहां पर भगवान शिव की क्या पाई जाती है, तीसरी आंख पाई जाती है, जिसके कारण पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की तीसरी आंख कहते हैं। लेकिन सर जैसे जैसे मनुष्य वयस्क अवस्था की ओर बढ़ता है, पीयू पीयू जो सॉरी पीनियल जो ग्रंथि है ये धीरे धीरे टूटना प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण इसे मस्तिष्क की रेती कहा जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि पीनियल ग्रंथि अपना प्रभाव खत्म कर देती है। ठीक एंड तक पीनियल ग्रंथि बचती नहीं है, इसलिए पीनियल ग्रंथि का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए पीनियल ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि नहीं मानते। जबकि पीयूष ग्रंथि जब तुम पैदा हुए थे और जब तुम खत्म रहोगे होगे तब तक तुम्हारे साथ क्या रहेगी, पीयूष ग्रंथि रहेगी, इसलिए पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि माना गया। ठीक है, अब कंसेप्ट सही हुआ तुम्हारा, पिट्यूटरी बिल्कुल सही है। ठीक, इन प्रश्नों का उत्तर देना भाई। मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सर ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, और लगभग 65%, कितने प्रतिशत, लगभग 65% पाई जाती है। याद रखना बड़ा काम का प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है कोशिका का आणविक पदार्थ क्या कहलाता है, डीएनए। कोशिका का आणविक पदार्थ डीएनए कहलाता है, जिसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिस्र ने। किसने की थी, फ्रेडरिक मिस्र ने, लिख रहा हूं फ्रेडरिक मिस्र ने। किसने की थी, फ्रेडरिक मिस्र ने खोज की थी। ठीक है ना, फ्रेडरिक मिस्र ने तो इसकी खोज की थी। एक बात और बता रहा हूं, कान खोल के सुनना, डीएनए जो है ना, डीएनए इसकी द्विकुंडलित संरचना दी थी वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना के बारे में नहीं, सैन वॉटसन अलग है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है सर, वो है वाटसन एवं क्रिक। कौन है, वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, इसने दिया था। ठीक, देखो आप जो नहीं लिख रहा है वो फट स्पीड बढ़ा के है ना बाद में देख सकता है रिवाइज करने के तौर पे। ठीक, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए बड़ी मेहनत से ये प्रश्न तैयार किए है ना। वही प्रश्न है जो पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और जो इस बार पूछे जा सकते हैं, और अधिकांश क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में रिपीट ही होते हैं। ठीक, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, फ्रेडरिक मिस्र बिल्कुल सही है ना। ऑक्सीजन ओके, पायल डीएनए बिल्कुल सही है। किसान का तो सहायक केंचुआ है, बिल्कुल सही है। बानो प्रताप, बानो प्रताप की तैयारी ठीक है ना। ग्रेगर मेंडल बिल्कुल सही। और भी किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, मैं अभी आपको दो ही प्रश्न का उत्तर बताया हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सर ऑक्सीजन 65%। दूसरा है कि कोशिका का आणविक पदार्थ सर डीएनए कहलाता है, और डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्र ने की थी। लेकिन आपसे पूछ ले कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी, तो वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दी थी, वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है, तो सर ग्रेगहर जोहान मेंडल। पूरा नाम है ग्रेगहर जोहान मेंडल। ठीक, आपको सिर्फ मेंडल याद रखना, क्या याद रखना है, मेंडल। आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया, और मेंडल ने अपने सिद्धांत में सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किए हैं तो मटर के पौधे पे किए हैं, और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। क्या है, पाइसम सेटाइवम। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। किसान का परम सहायक है सर केंचुआ। क्या है, केंचुआ। देखो केंचुआ और कछुआ अलग अलग है, एक मत समझ लेना। केंचुआ अलग है, कछुआ अलग चीज है। ठीक है ना, तो ये केंचुआ है न कि कछुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना किसान का परम सहायक क्या है, केंचुआ है। भाई साहब ये पूछा जा चुका है आर्मी के अंदर। ठीक है ना, किसान का परम सहायक आप देख लेना, एस के और काफी सारे बुक्स में इस प्रश्न को आपको मिल जाएगा। ठीक, सीधा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, इसलिए आ जाता है। और वहां पे ए ऑप्शन विकल्प में आया था कछुआ, और कई भाई साहब कछुआ करके आ गए। अरे कछुआ नहीं आएगा, कछुआ अलग प्राणी। केंचुआ देखा होगा आपने, नहीं देखा तो हाँ वही, हाँ केंचुआ अलग चीज है। ठीक है ना, हाँ।
कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। केंद्रक की खोज सबसे पहले कोशिका के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखना, देखो केंद्रक 2-3 बार अपने पास सामने आ गए है ना। हाँ, कोशिक क्या बोल रहे 10 मार्च को क्या है? मईपाल 10 मार्च को पेपर, बिल्कुल 10 मार्च के लिए हम 3 मार्च को मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है 10 मार्च और 22 अप्रैल के एग्जाम वालों के लिए। बीएल, हाँ सर बिल्कुल। भानु प्रताप केंद्रक बिल्कुल सही है। रॉबर्ट ब्राउन एकदम सही उत्तर है। आरू का भी ठीक। हाँ, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। तो कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन में। देखो आर्मी के अंदर 15% तो साइंस के आने आने हैं, चाहे वो जीडी से हो चाहे वो ट्रेडमैन से हो। ठीक, नर्सिंग असिस्टेंट वालों के तो खूब पर्सन आएंगे। ठीक, तो इन तीनों को तो साइंस की क्लास छोड़नी नहीं, एकदम पूरे के पूरे पर्सन आपको टिप पर याद होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है ना, आज इसकी पीडीएफ भी भेज देंगे तो वहां से एक बार दोबारा से देख लेना, वीडियो को स्पीड करके एक बार फटाक से रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, अगला कोशिका का केंद्रक उत्तर हो गया रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है? सबसे बड़ा फल तथा पुष्प, सबसे बड़ा फल है सर कटहल। क्या है? कटहल। कटहल की सब्जी किस किसने खाई है? हैं? हैं? खाई है क्या? तुम्हें पता ही नहीं है कटहल क्या होता? हाँ देखो वो बता रहा, कटहल बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो सबसे बड़ा फल तो क्या होता है? कटहल। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफलेसिया। कौन सा होता है? रेफलेसिया। ठीक, अब यहाँ पे है नहीं, नहीं तो मैं उठा के ऐसे दिखा देता कि ये होता कटहल। ठीक है ना। हाँ, कटहल का एकदम फ्लेवर होता है नॉन वेज की तरह। ठीक है ना। हाँ, उसके अंदर पीस से कटे हुए होते हैं, है ना। हाँ, वही वही। हाँ, ठीक, तो सबसे बड़ा फल कौन सा है? कटहल। और पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया। इस बार तुम्हें कटहल की सब्जी खिलाएंगे हॉस्टल में, है ना। भानु प्रताप ब्राउन सही है। सेशन को लाइक और शेयर कर दो रे सारे के सारे। तुम भेजते हो नहीं, इतने सारे ग्रुपों के एडमिन बन रहे हो, वीडियो को भेजते नहीं हो तुम। अरे तू भेजा कर योगेश पटेल, 2-4 बच्चों को तू भेज ही सकता है। अरे हाँ इसको खोलना मत है ना, नहीं तो जुड़ जाएंगे 2-4। देखो स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। स्कंद स्तंभ कंद का उदाहरण आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है? बताओ। आलू। ठीक, धनकंद का आपसे उदाहरण पूछे आपको बताना केसर। क्या बताना है? केसर। केसर। ठीक है ना। सलकंद का आपसे उदाहरण पूछे तो आपको बताना है प्याज। ठीक, क्या बताना है? प्याज। ठीक है, और परकंद का आपसे उदाहरण पूछे तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है सर अदरक। क्या बताना है? अदरक। ठीक, क्या बताना है? अदरक। देखो ये वाला प्रश्न अगर आपको ध्यान में भी नहीं है तो बिल्कुल आप इसको हटा सकते हैं, साइड कर सकते हैं। ठीक, आर्मी में इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, एनए के अंदर पूछा जा सकता है, जीडी में नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो सर वो खाने योग्य भाग कहलाता है फल भित्ति। क्या कहलाता है? फल भित्ति। क्या कहलाता है? फल भित्ति। ये भी खाने का ही होता है। अब कैसे दिखाऊं? दिखाने की चीज हो तब तो तेरे को दिखा दे। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर। टमाटर सबने देखा है ना, तो टमाटर के अंदर पूरा का पूरा ही खाते हैं ना, उसमें कोई गुटली उटली थोड़ी होती है टमाटर में। ठीक है, ऐसे ही जो है इसमें अंगूर में भी कोई गुटली नहीं होती, नए अमरूद के अंदर होती है। ठीक, इसलिए इनका जो खाने वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फल भित्ति। क्या बोलते हैं? फल भित्ति। लेकिन सर ये जो आम, पपीता तथा बेर है ना, इसमें खाने वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति। क्या बेर के अंदर गुठलियां खाते हो क्या तुम? नहीं खाते। ठीक है ना, बेर के अंदर गुठली को साइड कर देते, साइड साइड मध्य वाला भाग ही खाते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ मध्य वाला भाग खाते हैं। ऐसे ही तुम क्या करते हो? आम के अंदर सिर्फ मध्य वाला भाग खाते हो। बोले आम के आम, गुठलियों के दाम, तो गुठलियों क्या कर देते हैं? साइड में। ठीक है ना, आगे चलें क्या? बुल्फिया पुष्प तो सबसे छोटा है। हाँ, बुल्फिया सबसे छोटा है। यहाँ पे भाई साहब बानो सबसे बड़ा पूछा था, है ना, सबसे बड़ा पूछा था रेफलेसिया, और सबसे छोटा बुल्फिया, जो बुल्फिया अपन कल पढ़ चुके हैं, है ना। अगला देखो अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं। देखो अदरक और आलू जो है ना, इसमें खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? इसमें खाने योग्य भाग कहलाता है तना। क्या कहलाता है? तना। ठीक, अदरक तथा आलू में खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तना। नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूं मैं, अगली स्लाइड आपके लिए। यहां से जो प्रश्न आएंगे ना, अब अच्छे से सुन लेना भाई। ठीक,
क्वेश्चन नंबर जो 91 है, यहां से लेके 135% तक बिना साइड किए, बिना बोर्ड पे नजर झुकाए हुए सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। 101 संभावना है 101% प्रश्न आने की, ठीक है ना। 101% संभावना प्रश्न आने की। एक एक प्रश्न जो है एकदम ताबड़तोड़ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक, तो अच्छे से चीजों को सीखना, एक एक चीज पे ध्यान देना भाई, ठीक है ना। हाँ, तना ओके, बिल्कुल सही। तो जिसको ऑनलाइन वालों को उत्तर आपको अगर पता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, पहला प्रश्न आपका है 91, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो सर मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7 से 11% होती है। लगभग कितनी होती है? 7 से लेके और 11% तक होती है। कितना होती है? 7 से 11% तक होती है। सर बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आपके भी पूछा जा सकता है। ठीक, लीटर में पूछे तो सर आपको बताना है 5 से 6 लीटर। कितना बताना है? 5 से 6 लीटर। सर आपसे रक्त का पीएच मान पूछे, मैं बार बार रक्त का पीएच मान इसलिए लिखता हूं ताकि आपके खोपड़ी में बैठ जाए ढंग से। 7.4। अगला प्रश्न है सर, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, यह प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, 1300 से 1400 ग्राम। मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, ठीक है ना। कितना बता रहा हूं? एवरेज, लगभग कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। महिलाओं का वजन 50 ग्राम कम होता है पुरुषों से, और पुरुषों का वजन 50 ग्राम ज्यादा होता है। फिर भी देखो महिलाएं ही ज्यादा क्या होती हैं? ज्यादा दिमाग वाली होती हैं, ठीक है ना। हाँ, हाँ। अगला है, ऊंट की गर्भावधि काल है, ऊंट की गर्भावधि काल कितनी होती है ये बताओ? है ऊंट की गर्भावधि काल, देखो ऊंट की गर्भावधि काल होती है सर 320 से 350 दिन। 320 से 350 दिन, एग्जैक्ट डाटा के साथ में लिख रहा हूं। 320 से 350 दिन एग्जैक्ट है। ठीक, गाय गाय है ना, गाय गाय और महिला का सामान्यतः गर्भकाल समान होता है। गाय और महिला का सामान्यतः गर्भकाल समान होता है। ठीक, भाई साहब गाय का होता है 280 दिन। कितना होता है? 280 दिन होता है गाय का गर्भकाल। और सर भैंस का गर्भकाल जो है ना, वो होता है सर 300 दिन। कितने दिन होते हैं? 300 दिन। तो 10 महीना हो गया ना, सीधा का सीधा है। 300 दिन मतलब एक महीने में एवरेज 30 दिन होंगे, तो 10 इंटू 30 कितना हो गया? 300 दिन। ये गर्भकाल वाले इन तीन के तो जरूर से याद रखना, ठीक है ना। ऊंट का याद रखना है, ठीक। तो ऊंट का तो कितना होता है? 320 से 350 दिन। गाय का होता है 280 दिन, और भैंस का होता है 300 दिन, ठीक है ना। एकदम अच्छे से तीन का गर्भकाल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 7 से 11 बिल्कुल सही है भानु प्रताप। हमारा माथा 1300 से 1400 ग्राम बिल्कुल सही है। ग्राम में है ना, किलो में नहीं है भानु प्रताप। इंद्रेश यादव 7 से 11% बिल्कुल सही। पायल 320 300 सही है ना। और भी किसी का? इंद्रेश 10 मोन, 10 मोन का मतलब हाँ 10 महीने बिल्कुल। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। पैतृकता को कौन सिद्ध करता है कि भाई ये फलाना बंदा फलाने आदमी का है, ये आदमी गुणसूत्र नहीं, ये आदमी इस ही का है, ये कौन डिसाइड करता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। कौन करता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करते हैं, अस्पताल के अंदर बच्चे को छोड़ के भग जाते, ठीक है ना। मान लो कि आजकल महिला लिंगानुपात वैसे कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो किसी के 2-3 लड़कियां पहले से हो रखी थी, वापस लड़की भी हो गई, तो अस्पताल में छोड़ के चले गई, तो अस्पताल वाले वहां पे देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके कि ये बच्चा है किसका। ठीक, उससे पैतृकता का निर्धारण होता है कि ये बच्चा वास्तव में किसका है। पैतृकता का निर्धारण करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। एक आपको विशेष तौर से बता दूं, जो भी महिलाएं जो है वो रेप की शिकारी हो जाती हैं, तो उन महिलाओं के अंदर की कौन कौन से पुरुष ने रेप किया है, तो उसके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर जाके देख सकते हैं, वहां से अलग से एक वार्डन बना हुआ है, वहां पे इधर क्रिमिनल पड़े रहते हैं, उनके सामने पुलिस वाले रहते हैं, अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता रहता है। ठीक, कई कर देते हैं, क्या बोलेंगे सर मैंने तो नहीं किया, तो उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाया जाता है कि ये जो इंसान जो है उस घटना के अंदर शामिल था या नहीं था। ठीक, तो ये सारा का सारा किससे पता लगाया जाता है? तो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, एक बार मैं चला गया था एसएमएस हॉस्पिटल, मैंने बताया भी था है। अब मैं और विजय जी गए तो कोई काम से थे हॉस्पिटल। हमें क्या पता, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल खूब सारा बड़ा है, तो हमें तो पता नहीं, हम तो ऐसे जैसे बंदर धुंध में देखता है वैसे हम देख रहे थे
कि यार कौन सा वार्डन है, कौन सा वार्डन है। तो विजय जी बोले यार इसमें घुस, इसमें है। और बेटा घुसा दिया उसके अंदर, रेपो वाले में। हाँ, मैं बोला यार इधर तो पुलिस वुलिस, यहाँ डॉक्टरों का काम, हॉस्पिटल में पुलिस का क्या काम। फिर मैं बोला उसको ये एक बैठा रखे ऐसे, ऐसे बैठे रहते हैं, पहले तो कर लेते हैं, फिर ऐसे बैठा रखे पुलिस वाले। मैं बोला यार इसमें किसकी जांच होती है। अरे बोला यहाँ मत रहे, तू चला जा, यहाँ यहाँ तो और ही मामला है। मैं ठीक है भाई, पतली गली से निकलने दे। हाँ, तब पता लगा कि हाँ। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ भाई, क्या आएगा। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई। हाँ, लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, लैक्टोज शर्करा। कौन सी है, लैक्टोज शर्करा। सर इस लैक्टोज शर्करा को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, मिल्क शुगर किसे कहते हैं, लैक्टोज को कहते हैं। मीठी शर्करा है, कैसी शर्करा है, मीठी शर्करा है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण किससे होता है बताओ। मूत्र का निर्माण कौन करता है, किडनी करती है। कौन करता है, किडनी। ठीक है, मूत्र का निर्माण कौन करती है, किडनी या वर्क, किडनी या वर्क। और अब एक बार कमेंट में सारे कमेंट करेंगे कि वर्क या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। बता चुका मैं, तो तुम बताओ किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। वर्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। आगे बढ़े, अगला प्रश्न का उत्तर बताओ। तो लैक्टोज बिल्कुल सही है, भानु प्रताप का सही है, रवि जय हिंद सर जय हिंद, पायल लैक्टोज सही है, इंद्रेश यादव बिल्कुल सही है। मूत्र निर्माण यूरिया, हाँ मूत्र निर्माण यूरिया, मूत्र के अंदर यूरिया होता है भानु प्रताप, है ना। निर्माण जो है किडनी में होता है ना। वर्क सिराएं, ठीक है भाई। साजिद हेलो माय फ्रेंड, हाँ हेलो भाई, सभी का स्वागत है आपका। तो भाई अगला प्रश्न है, सबसे लंबा कर्मी या वर्म क्या होता है, टेपी वर्म। क्या कहलाता है, टेपी वर्म। ठीक है ना, टेपी वर्म जो है वो क्या है, सबसे लंबा कर्मी है टेपी वर्म, टेपी वर्म। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, एयरफोर्स में 5 बार पूछ लिया भाई इस प्रश्न को। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट जिस पे लगा रहा हूं उसको अच्छे से याद रखना। प्रकाश वर्ष 5 बार पूछा जा चुका है एयरफोर्स में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। कई भाई साहब क्या करते हैं, और ऑप्शन ए पता है क्या है, समय का मात्रक। ठीक, क्योंकि कई दिमाग लगा लेते हैं ज्यादा, अरे गुरुजी वर्ष, वर्ष तो समय में पता लगता है। भाई साहब यहाँ पे वर्ष का समय से कोई लेना देना नहीं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक है। और सर आपसे पूछ ले कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 1 लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। कितना होता है, 12 किलोमीटर। और सर ये मीटर में पूछता तो 10 की पावर कितना हो जाता, 15 मीटर। 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट मीटर, 1 लाइट ईयर। याद रखना, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। कंफ्यूज नहीं होना, समय का कभी नहीं होगा। ठीक है ना, इस बात का याद रखना आपको। अगला है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल शतक लगाएगा परीक्षा में। ठीक है ना, दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया तथा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की प्रक्रिया दोनों ही अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। किसका है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखना। अपकेंद्रीय बल, कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल। तभी तो बोला था मैं, यहां से जो प्रश्न आएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अपकेंद्रीय बल, दूध से मक्खन अलग करने की प्रक्रिया तथा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की प्रक्रिया, दोनों ही क्या है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। आगे बढ़े क्या, हाँ बिल्कुल, दूरी ओके सर, ठीक है साजिद, यस सर। आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है 101, 101 पर आ गई, 135 ही प्रश्न है ना। अब तो शेयर कर दो भाई ऑनलाइन वाले सारे के सारे। ठीक, फटाफट से अपने दोस्तों को जोड़ो और लाइक करके जाना, ऐसे नहीं जाना। ठीक, एक अश्व शक्ति, ये भाई साहब प्रश्न पूछ लिया है आर्मी में। ठीक है ना, रिलेशन भर्ती में पूछा जा चुका है और बहुत परीक्षा में। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना वाट, 746 वाट। और सर शक्ति का मात्रक भी क्या होता है, वाट होता है।
एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट आर्मी में पूछा जा चुका बहुत बार, और इस बार भी किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का मिल जाएगा आपको ये प्रश्न। ठीक है ना, 746 वाट। इंद्रेश सही है, बानो का सही है, साजिद सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। जल का जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो इसके ऊपर एक प्रश्न आता है, जल का असामान्य व्यवहार, उसके अंदर भी उत्तर आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक प्रश्न आता है, सर्दियों में बर्फ का पानी नदियों तथा झीलों के अंदर पानी जो है वो ऊपर से तो जम जाता, ऊपर बर्फ जम जाती है, लेकिन नीचे वाले हिस्से में बर्फ नहीं जमती। उसका कारण भी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का असामान्य व्यवहार। क्यों? क्योंकि सर जल के असामान्य व्यवहार के कारण ऊपर का पानी तो ठंडा होकर बर्फ में बदल जाता है, लेकिन नीचे का पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जमता नहीं है। इसलिए सर्दियों के अंदर मछलियां तथा जलीय जीव नीचे रहते हैं और नीचे का पानी जमता नहीं है, इसलिए वो जिंदा रहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न पे। 746 वाट, साजिद सही है, पायल सही है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल सही है, भानु का भी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेंस की क्षमता, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर, याद रखना। ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, तुम भी बताना। जो धूप का चश्मा होता है ना, धूप का चश्मा, उसकी डायोप्टर कितनी होती है, उसकी क्षमता कितनी होती है? ठीक, यहां पे लिख रहा हूं धूप के चश्मे की क्षमता। धूप के चश्मे की, कौन सा चश्मा? धूप के चश्मा। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? बताना भाई, ऑनलाइन वाले फटाक से कमेंट करके, क्षमता कितने होती है? धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? कमेंट करो फटाक से, मेरे को बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है भाई? फटाक से बताना है। डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, है ना। रोहित बोहरा, हेलो सर, हेलो नमस्कार। मैं आज लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लास को फिर से देख लेना, आज बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। इंद्रेश यादव एकदम सही उत्तर है भाई, मजा आ गया। जीरो, एकदम जीरो सही है। ठीक, जीरो इसका सही उत्तर आएगा। जीरो क्या आएगा? बिल्कुल सही। धूप का जो चश्मा होता है ना, उसकी क्षमता जो है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? जीरो डायोप्टर। क्या होती है? जीरो डायोप्टर, याद रखना है भाई साहब, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? जीरो डायोप्टर। कितनी होती है? जीरो डायोप्टर, याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका। देखो इंद्रधनुष के रंग बनते हैं VIBGYOR, वीबीग्योर के फॉर्मेट में। इंद्रधनुष में जो रंग बनते हैं वो इस फॉर्मेट में बनते हैं। आपसे सर पूछा बीच का रंग, कौन सा? बीच का। 3 इधर से हटा दिए, 3 इधर से हटा दिए, तो बचा क्या? जी, और जी से ग्रीन। ग्रीन का मतलब हरा, ग्रीन का मतलब है हरा। तो इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा, याद रखना ये बात आपको। ठीक, कौन सा होता है? हरा, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है। ठीक, आगे चले। ग्रीन बिल्कुल सही है, भानु प्रताप नहीं पता ये, ठीक है बता दिया, ग्रीन आएगा उत्तर। इंद्रेश सही है, साजिद सही है, ग्रीन, है ना। बाकी ऑनलाइन वाले शेयर कर दिया करो। ठीक, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर किस पर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर? तरंग दैर्ध्य पर, याद रखना है। किसी भी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है सर तरंग दैर्ध्य पर। 2% नोट लगा के लिख लेना और याद रख लेना अच्छे से। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की होती है? तो सर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। दूसरा प्रश्न पूछता है सबसे कम तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की होती? बैंगनी रंग। कौन सा बताना है? बैंगनी रंग। तीसरा प्रश्न सुनो, तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि खतरे के अंदर सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग ही सर्वाधिक क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का विचलन नहीं होता, इसलिए सीधा कई लंबी दूरी तक दिखाई देता है।
याद रखना है खतरे तथा सिग्नलों का रंग लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए लंबी दूरी तक दिखाई देता है। याद होना चाहिए आपको। इंद्रेश वेवलेंथ पर बिल्कुल सही है, रेड सबसे अधिक, बिल्कुल एकदम सही उत्तर भाई इंद्रेश। पायल लाल बिल्कुल ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, रंग का प्रकीर्णन निर्भर किस पर करता है, तरंग दैर्ध्य पर। अगले प्रश्न पे चल रहा हूं भाई, बताओ फटाक से उत्तर। सारे के सारे प्रश्न इंपोर्टेंट, एक भी प्रश्न हल्का नहीं है, सारे के सारे एकदम खतरनाक बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आने योग्य प्रश्न है ना। तो बताना इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, भाई साहब बहुत बार पूछा जा चुका है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं पूरा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक बनता है पहले तो, और क्या बनता है, उल्टा बनता है, और वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्या प्रश्न है, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है। इंद्रधनुष क्या बनता है, सूर्य के विपरीत बनता है, सूर्य के विपरीत बनता है। कैसे बनता है, विपरीत बनता है। याद रखना इस चीज को, तुम नोट करना आगे से, इंद्रधनुष कभी भी सूर्य की दिशा में नहीं बनेगा, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा इंद्रधनुष, ठीक है ना। सूर्य की सेम दिशा में नहीं बनेगा इंद्रधनुष कभी भी, उल्टा और छोटा। बीएल बिल्कुल सही है, पायल सही है, रोहित आंसर दे भाई, ठीक। आरू वास्तविक और उल्टा, बानु सही है ना, सूर्य से बिल्कुल ठीक। आगे चलें क्या, अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बनता है। फ्यूज तार जो है वो किससे बनकर बना हुआ होता है, ये फ्यूज तार जो है वो पीबी प्लस एसएन से मिलकर बना होता है, ठीक। पीबी प्लस एसएन, पीबी को क्या बोलते हैं, एसएन को क्या बोलते हैं, और पीबी को क्या बोलते हैं, पीबी को लेड और एसएन को टिन, क्या बोलते हैं, टिन, ठीक है ना। फ्यूज तार पीबी प्लस एसएन, लेड तथा टिन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता, कैसा दिखाई देगा, काला, नीला मत बोल देना। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। प्रकीर्णन क्या है, सूर्य का प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो परिभाषा बोल रहा हूं। सूर्य का प्रकाश जब वातावरण में उपस्थित धूल के कणों के संपर्क में आता है, दोबारा से सुनना, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, सूर्य का प्रकाश जब वातावरण में उपस्थित धूल के कणों के संपर्क में आता है तो धूल के कणों से प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता, बिखर जाता है प्रकाश। इसे ही कहते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, याद रखना है, ठीक है ना। रोहित, फ्यूज तार रोज मेंटल से बन होता है, ठीक, हाँ। फ्यूज तार रोहित पीबी तथा एसएन से मिलकर बना होता है ना। ब्लैक भानु प्रताप सही है, साजिद काला, ब्लैक आरू सही है, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं ना। एक बार सेशन को शेयर कर देना भाई सारे के सारे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न इसका है, अगला अपना नहीं, 135 प्रश्न करवा के छोड़ेंगे आज पूरे, आज पूरे 35 135 करने, और भी प्रश्न करेंगे फिर। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्या कारण है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल जो है वो नीला किसके कारण दिखाई देता है, सीधा प्रश्न आता है परीक्षा में, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, याद रहेगा क्या, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न पे चल रहा हूं, बड़े गजब के और शानदार प्रश्न है अगले। आज इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखे हैं आपको, वहां से मैसेज कर देना, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर का टेलीग्राम चैनल, वहां पे उसमें जुड़ जाना। इस क्लास की पूरी की पीडीएफ आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक। प्रकीर्णन बिल्कुल भानु प्रताप सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है,
ये भाई साहब नेवी में पूछा जा चुका है। वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जो है ना, वायु का बुलबुला, ये जल में किसके समान व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। कैसे? अवतल लेंस की भांति। ठीक है ना, सीधा प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि वायु का बुलबुला जल में किसके समान व्यवहार करता है? अवतल लेंस के भांति। ठीक है, अगला प्रश्न, तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। पर फोन आ रहा है, किसका आ रहा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न, हीरा का चमकना तथा मर्ग मरीचिका बनने का कारण। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई साहब, तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तीनों ही इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, हीरे का चमकना, मर्ग मरीचिका तथा प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, तीनों ही, और इंद्रधनुष का बनना, ये चारों के चारों क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रहेगा कि नहीं रहे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपसे पूछ ले, हीरे का चमकना सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मर्ग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंद्रधनुष का बनना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चारों के चारों मैंने बता दें, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो सारे की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। एक बार अपने सभी दोस्तों को जोड़ ले। तुम तो देखते नहीं रहे, फिर कौन देखागा? है कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं इंग्लिश में इसको। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला है। एक मैं आपसे पूछ रहा हूं जो पूछा जा चुका है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। क्या है? मोल। मोल अपन जो मोल भाव करते हैं वो वाला मोल नहीं है। ठीक, ये मोल अलग है, ये मोल क्या है? अलग है। ठीक है ना, अब एक बार आपको एक शायरी सुनाऊंगा, बाद में पढ़ेंगे। हाँ, अगला लास्ट प्रश्न का तो उत्तर अपन बता ही देते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है रे? 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक बार उत्तर देख लेते हैं। भानु प्रताप एकदम सही उत्तर दे रहा है। रोहित अपवर्तन बिल्कुल सही उत्तर। कैलाश अब जुड़ा है। कैलाश आज कैसे नहीं आया रे? गुड मॉर्निंग गुरु। आज कैलाश कैसे नहीं आया? आरू, ज्योति तीव्रता, इंद्रेश बिल्कुल सही है भाई। बीएल सही है। भानु, हम भाई एक शायरी हो जाए। भानु प्रताप बोल रहा है एक शायरी हो जाए। हैं है जरूरी हो जाएगी क्या? आया, चलो तो सुनो तो, इस प्रश्न का उत्तर तो दे लेते हैं, बाद में सुनाएंगे। ठीक है ना, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मीटर नहीं है ये, है ना। ऑप्शन में एक बार परीक्षा में प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से दूरी, और ए ऑप्शन देगा 36,000 मीटर। जल्दीबाजी में मीटर मत कर देना, 36,000 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो एक शायरी आपके लिए। ठीक, मोटिवेशन तो चलता रहता, कभी कभी रोमांटिक शायरी भी होनी चाहिए, है ना। हाँ, उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी। उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी, कश्ती बनाने वाले लड़के। उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी,
उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी, कश्ती बनाने वाले लड़के अब मोहल्ले में इश्क कर बैठे। कश्ती बनाने वाले लड़के अब मोहल्ले में इश्क कर बैठे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न का उत्तर दो भाई, फिर और सुनाऊंगा। तुम तो लास्ट में एक और सुनाएंगे फिर, है ना? हाँ, पता ही नहीं। 36,000 सही है जी सर, एक शायरी हो जाए। हाँ, सुना दिया है ना। बानो प्रताप, वाह, बीएल सर, पायल, सभी का स्वागत, धन्यवाद। ठीक, चलो भाई, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। बल्ब का फिलामेंट बना होता है। देखो, पूरे 135 करने के बाद 3-4 शायरी सुनाऊंगा ना, इसलिए तुम जुड़े रहो। बस इनके उत्तर बताओ सारे के सारे मेरे को, है ना? 135 पीडीएफ में सारे के सारे गजब प्रश्न है, उसके बाद मैं और सुनाऊंगा। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट सर टंगस्टन धातु से मिलकर बना होता है। किससे बनता है? टंगस्टन से। और टंगस्टन को क्या किससे लिखते हैं? डब्लू से। किससे लिखते हैं? डब्लू से। और ये जो डब्लू है ना, ये आवर्त सारणी के अंदर 74 नंबर पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? एटॉमिक नंबर, एन लिख दूं क्या? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 74 नंबर पे आता है। और ये जो टंगस्टन है ना, इसका लेटिन नाम है वुल्फ्रम। ये लेटिन नाम पूछा गया भाई साहब एक बार, टंगस्टन का लेटिन नाम पूछा गया था परीक्षा में। और लेटिन नाम क्या होता है इसका? वुल्फ्रम। क्या होता है? वुल्फ्रम। टंगस्टन का लेटिन नाम वुल्फ्रम। क्या होता है? वुल्फ्रम। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। देखो, ज्यादा प्रश्न नहीं रहे हैं, ठीक? आज तो ज्यादा देर क्लास भी नहीं हुई है, ठीक? पूरे 135 प्रश्न देखेंगे, उसको पीडीएफ देंगे, ठीक? और शायरी सुनाएंगे लास्ट के अंदर, ठीक? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और कौन सी होती है? 1H2 प्लस 1H2 चेंज इन 2 हीलियम 4 प्लस में ऊर्जा। ये सूर्य के अंदर सर लगातार नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना? सूर्य के अंदर क्या हो रही है? लगातार नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, ठीक? बल्ब में ऑर्गन भरा होता है, बिल्कुल भानु प्रताप सही है। बल्ब के अंदर ऑर्गन तथा साथ में नाइट्रोजन भी मिलाया जाता है ना। और भी कुछ, नाभिकीय संलयन बिल्कुल सही है। पायल, नाभिकीय संलयन सही है, ठीक? आगे चलते हैं, देखो। हाँ, ये बता रहा था, सूर्य के अंदर लगातार नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है। हाइड्रोजन के अणु लगातार जुड़ते जा रहे हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान, और हीलियम के अणुओं का निर्माण कर रहे हैं, साथ में हमें क्या दे रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है? अगला चलते हैं, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। हाँ, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं आए, गति के नियम आए, तो सर रॉकेट की गति का न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। तो रॉकेट की गति किस पर आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। एक्शन रिएक्शन लॉ क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, ठीक? अगर ऑप्शन में संवेग संरक्षण का सिद्धांत नहीं आए तो क्रिया प्रतिक्रिया आएगा, और यह भी नहीं आए तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम पर आधारित है रॉकेट की गति। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना? सर आप, अरे ये तो रहने थे, है ना? और संवेग बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन भानु प्रताप सही है, रवि सही है, ठीक? रोशन एनसीसी थर्ड नियम बिल्कुल सही है ना? तो ये समझ में आ गए होंगे सारे के सारे भाई। रॉकेट की गति तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। 3-4 उदाहरण और बताता हूं आपको न्यूटन की गति के तीसरे नियम के। सर एक पूछा जाता है कि पानी के अंदर तैरना, न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण। मैं अगर चल पा रहा हूं, तुम भी चल पा रहे हो, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण, ठीक है ना? न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण खूब सारे हैं। रॉकेट की गति हो गया, ठीक? प्रक्षेपण यान हो गया, ठीक है? पानी के अंदर तैरना हो गया, बंदूक चलाना हो गया। बंदूक देखा है ना? एक्शन रिएक्शन लो, बंदूक चलाना हो गया। सारे के सारे न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण। अगला प्रश्न है, मूल रंग कहलाते हैं। तो सर मूल रंग कहलाते हैं लाल, नीला और हरा। मूल रंग कौन कौन से? लाल, नीला और हरा, जिसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग, ठीक है?
तो मूल रंगों को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर। याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लाल, नीला और हरा प्राथमिक रंग है, जिसे मूल रंग या प्राइमरी कलर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई को मापने में। किसमें? ऊंचाई को मापने में किसका यूज किया जाता है? सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। रोशन बलिया की धरती से, हाँ भाई स्वागत है आपका भी। ठीक, लाल, नीला और हरा, पायल सही है। भानु प्रताप सही है। इंद्रेश यादव क्लियर सर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट कलर है, एकदम सही है। ठीक है, हाँ। तो सेक्सटेंट का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऊंचाई मापने में, ऊंचाई मापने में। ठीक, किसमें? ऊंचाई मापने में किसका यूज किया जाता है? सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। अगले प्रश्न बहुत ही गजब और शानदार प्रश्न है। ठीक, इसके बाद में देखो अपने यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे पूरे, बस यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, इसके बाद में कुछ नहीं हो तो वापस आ गए। ठीक, तो बड़े गजब के प्रश्न है, थोड़ी सी देर और आपको सब्र रखनी पड़ेगी। उसके तुरंत बाद में आपको पीडीएफ भी मिलेगी और आपको अच्छे अच्छे प्रश्न भी मिलेंगे। ये पूरे के पूरे 5% बड़े गजब के प्रश्न है ना। फटाक से उत्तर बता दो एक बार। ठीक, वॉइस नहीं आ रही है सर, स्टार के देखो यहाँ पे आवाज आ रही है ना, एक बार चेक करना भाई आवाज आ रही है कि देखो रे, यहाँ पर प्रॉपर आवाज आ रही है, आपके में नहीं आ रही तो उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहिए, देखना एक बार फोन को चेक कर लेना। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? देखो, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस, जिसका ही दूसरा नाम क्या है? कई बार साहब आजकल ऑप्शन में ये देने लग गया, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस देने लग गए आजकल, कॉनकेव लेंस। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल याद रहेगा। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष। नहीं आ रही? कब से नहीं आ रही रे तुम? अब देखना, देखिए अभी आवाज आ रही है क्या, है ना? ऑनलाइन वाले बताना भाई, आवाज नहीं आ रही क्या, एक बार बताना, है ना? आवाज आ रही है नहीं आ रही, एक बार चेक करो। है शुरू से ही नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आती तो ऑनलाइन वाले बता देते अब तक तो। है, अरे ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट करके बताना भाई, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर का कमेंट आ रहा है। थोड़ा सा आगे कर, आ तो रही है। इसमें नहीं आ रही, तेरे वाले फोन में। आरू आ रही है सर, मुकेश आ रही है, रोशन आ रहा है सर, झूठ बोल रहे हैं, नाभिकीय विखंडन अवतल लेंस। ठीक है भाई, आवाज आ रही है ना, आवाज वाला कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, किसी व्यक्ति विशेष के फोन में अगर नहीं आ रही तो उसके फोन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी यहाँ पे आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ एक बार उनको फोन को साइलेंट रखो। तो दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ को ही बोलते हैं दूर, दीर्घ को ही क्या बोलते हैं? दूर। तो दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। इसको ही आजकल परीक्षा में देने लग गया है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए दोस्त दोनों लिख रहा हूं, याद रखने हैं दोनों के दोनों। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस जिसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस। आपको यह जानकारी याद रखनी है। ठीक है, आ रही है सर रोशन, ठीक है धन्यवाद। बिजली के बल्ब में ऑर्गन, बिल्कुल भानु प्रताप, ऑर्गन भी होता है और नाइट्रोजन भी आपको मिलेगा, कहीं पे भी चेक करना आप। ठीक है, ध्वनि वेग निर्यात में शायद, बिल्कुल सही है। दीपक आ रही है, ठीक भाई, सभी का धन्यवाद है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे सभी, परमाणु बम का खोजकर्ता कौन? परमाणु बम का खोजकर्ता। फटाक से कमेंट करके बताना है, परमाणु बम की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑनलाइन वालों के कमेंट जानना चाह रहा हूं मैं, परमाणु बम की खोज किसने की थी? यहां पे लिखूंगा इसका उत्तर, परमाणु बम की खोज किसने की थी, बताना भाई फटाक से। परमाणु बम का खोज, उत्तल लेंस। रोशन बिल्कुल सही है भाई। रोहित अवतल लेंस, हाँ ठीक है,
सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ रोशन इसका पीडीएफ है, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर का टेलीग्राम चैनल, वहां से मिल जाएगा, है ना। आज पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, 135 प्रश्न हो गए, है ना। तो उनका एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो को एक बार स्पीड से दोबारा से देख लेना, सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, स्पीड बढ़ा के देख लेना, ताकि सारे प्रश्नों का एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 की जिन भी शिफ्टों के अंदर साइंस के प्रश्न आए थे उन प्रश्नों का निचोड़ है, ठीक है ना। तो इसलिए पूरे के पूरे 15 में से 30 नंबर अगर आपको लेके आने हैं, सॉरी 15 क्वेश्चन में से 30 नंबर, तो वो यहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या? किसी का कमेंट नहीं है। परमाणु बम का खोज करता एक का आया है, ओपेनहाइमर, ठीक है ना। आपको मैं बता देता हूं, देखो परमाणु बम जो है इसका सिद्धांत आधारित है नाभिक के विखंडन पर। परमाणु बम का खोज करता पूछ ले आपको, तो आपको एक तो बताना है ओटो होन। क्या बताना है? ओटो होन। सर ओटो होन अगर ऑप्शन में नहीं है तो ओपेनहाइमर। क्या बताना है? ओटो होन ऑप्शन में नहीं है तो ओपेनहाइमर। क्या है? ओपेनहाइमर। क्या बताना है? ओपेनहाइमर, ये बताना है ओपेनहाइमर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होती है अक्रिय ऑर्गन गैस तथा अक्रिय नाइट्रोजन गैस। अक्रिय ऑर्गन गैस तथा अक्रिय नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन का खोज करता सर हेनरी रदरफोर्ड। सर हेनरी रदरफोर्ड। अगला, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। निर्वात गलत उत्तर है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है। आंसर बताओ। मालूम नहीं। हाँ आंसर बता दिया इंद्रेश, है ना, घबराने की दिक्कत ही नहीं है। भानु प्रताप, ऑटो होन, बिल्कुल। देखो आपको मैं एक कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, मैं आपको बता देता हूं। आप नेट पर सर्च मारोगे कि परमाणु बम का खोज करता, आपको सर उत्तर मिलेगा ओपेनहाइमर, ठीक। कई बुक्स में आप देखोगे परमाणु बम का खोज करता, तो वहां पे ओटो होन दे रखा है ना। इसलिए दोस्त मैंने दोनों ही लिखवा दी हैं, ओटो होन और ओपेनहाइमर। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है ओटो होन को, ठीक, और ओपेनहाइमर को सेकंड प्रायोरिटी, लेकिन दोनों एक साथ आएंगे नहीं, ठीक है। पूरे प्रश्न अपने हुए, आगे चलते हैं। 10 प्रश्न और रहे हैं अपने, ठीक। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति धीमी। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा तो होती है ठोसों में, और ध्वनि की गति सबसे कम होती है निर्वात में, वैक्यूम में। किस में होती है? निर्वात में। सबसे कम किस में होती है? निर्वात में। और सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में। किस में होती है? ठोस में। अगला, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक सर जूल होता है। कितना होता है? जूल। ऊर्जा बोले कार्य बोले, दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, याद रखना है। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किसके ऊपर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम का खोज करता एडवर्ड टेलर। कौन है? एडवर्ड टेलर। याद रखना, हाइड्रोजन बम का खोज करता एडवर्ड टेलर। कौन है? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड जेनर नहीं है दोस्त, एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम का खोज करता है। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज करता है। चेचक के टीके खोज करता एडवर्ड जेनर, जे है वहां पे, और ये है टे, तो टेलर ने किसकी खोज की? हाइड्रोजन बम की खोज की। अगला है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप। वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा माना जाता है? वर्षा का जल, बारिश का पानी। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें कौन कौन सी हैं? ठीक, तो ग्रीन हाउस वाली गैसें कौन कौन सी हैं? आलोक, आज तो लेट हो गए भाई। नाभिकीय संलयन बिल्कुल सही है। कार्बन, ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल एकदम सही उत्तर है तेरा, ना। 130 अम्लीय वर्षा बिल्कुल सही है, ठीक। ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड, वर्षा का जल, बिल्कुल सही, ठीक। तो देखना, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है सर सबसे ज्यादा, अगर पूछे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में सर मेथेन का प्रायोरिटी देनी। इसके बाद सर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रायोरिटी देनी। इसके बाद में भी देनी है तो नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, और इसके बाद में देनी है जल वाष्प को। किसको देनी है? जल वाष्प को, ठीक है। आपसे पूछ ले ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में दूसरे नंबर पे है मेथेन CH4, तीसरे नंबर पे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है वर्तमान में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर तथा एसियों के अंदर सबसे ज्यादा। उसके बाद में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक दोस्त होता है NO2, क्या होता है, ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हास्य गैस या हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। और लास्ट है जल वाष्प। आगे के 5 प्रश्न अपने बचे हैं, इसी के साथ फिर अपने पूरे के पूरे प्रश्न 135 का टारगेट हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 135। आंसू गैस अलग होती, आंसू गैस होती क्लोरो एसिटोफिनोल, क्लोरोपिक्रिन CCl4, ठीक है ना, वो होती है। इन प्रश्नों के उत्तर दो। N2O को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, ध्यान रहे बाल को। हाँ बिल्कुल भानु प्रताप सही है ना। मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड इंद्रेश हास्य गैस बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। अब ये तो गलती करते हैं अपन, अवतल लेंस नहीं दोस्त, अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो ENT डॉक्टर होते हैं, ENT, ई का मतलब क्या होता है, हिंदी में समझो सीधा का सीधा, आंख नाक गला और क्या होता है, कान, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान और गला के उपचार के लिए डॉक्टर के पास जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, नाभि के विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभि के विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है, नाभि के विखंडन में सर यूरेनियम प्रयुक्त होता है, यूरेनियम 235। नाभि के विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम 235 का यूज होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। कितना भाग होता है, 1/6 भाग होता है। इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यहां पर भार भार बोल रहा हूं, द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा हूं, अगर एक मनुष्य का पृथ्वी के ऊपर भार 60 kg है तो उसका चंद्रमा पर कितना होगा, 10 kg भार हो जाएगा। भार मतलब वेट, द्रव्यमान किलोग्राम होता है, अलग चीज है, मास बोलते हैं उसको। अगला है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु पारा, कौन सी है, पारा, जिसे बोलते हैं Hg, इसे बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी, ठीक है, मरकरी। उसके बाद में है, सुराई का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान। कौन सी प्रक्रिया के दौरान, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान। पूरे के पूरे 135 प्रश्न क्लियर करवा दिए हैं दोस्तों। जो भी बच्चा क्लास को बाद में देखता है तो ये क्लास आपको कैसे लगे आज वाली, तो कमेंट करके बता दे जरूर से, ठीक। लाइक वाला बटन जरूर से प्रेस करें अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो, ठीक। पूरे प्रश्न में 135 करवा चुका हूं, ठीक। कल अपन जो है नई सीरीज आपके सामने लेके आएंगे। कल शायद अपनी मैथ या रीजनिंग की क्लास होगी, है ना। आज अपनी साइंस की क्लास हुई थी, पिछले कल को भी क्या हुई थी, साइंस की हुई थी। अब जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे अपन, वो या तो मैथ्स की लेके आएंगे या रीजनिंग की। तो ऑनलाइन वाले दोस्त कमेंट करके बता सकते हैं आपको मैथ्स की क्लास दिलानी है या रीजनिंग की, ठीक है ना। बाकी तुम्हारे सारे को समझ में आ गया, 135 प्रश्न याद हो जाने चाहिए सबको टिप पे। और क्लास की PDF भी अभी आपको मिल जाएगी चैनल पर, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा। एक बार बताना भाई नेक्स्ट क्लास आपको किस चीज की चाहिए। बस खत्म सर। आलोक तो आज लेट जुड़ा है, नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास। गौरव, गौरव ये साइंस जो है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बेहद जरूरी है। पायल मैथ की बता रहा, BL सर मैथ, ठीक है। आरू थैंक यू। मैथ्स की क्लास, मैथ्स की क्लास जल्दी ही आने वाली, ठीक। दीपक मैथ है, वो मैथ नहीं है ना। मैथ की क्लास सर प्लीज। इंद्रेश यादव, बिल्कुल मैथ्स की क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी जल्दी, है ना। तो एक बार सारे के सारे प्रश्नों का रिवाइज करवा दें क्या, आज के 60 प्रश्नों का रिवाइज करवा दें क्या, फटाक से 5 मिनट लगेंगी, या फिर तुम कर लोगे, कर लोगे या करवाएं। हर ऑनलाइन वाले बताओ, रिवीजन कर लोगे या 5 मिनट में रिवाइज करवाएं सारे प्रश्नों का, है। रोशन PDF आज पक्का दे देंगे, है ना, चिंता नहीं करनी है। नर्सिंग असिस्टेंट गौरव बोल रहा है, गौरव जो साइंस की क्लास लग रही है ये नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ही है ना। भानु प्रताप हिस्ट्री की क्लास की कब, हिस्ट्री की भी लगवाएंगे भानु, है ना। लॉर्ड्स ऑफ
हाँ, इंद्रेश बोल रहे हैं कि बहुत है ना। प्लीज पीडीएफ नेम चैनल। रोशन पीडीएफ ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी दोस्त, है ना, आज डाल देंगे। ठीक, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर के, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, वहां पे मैसेज कर देना, है ना, तो वहां पे फिर जुड़ जाएगा, फिर आज पीडीएफ डाल देंगे सबको। ठीक है, और किसी कोई दिक्कत? देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, पूरा का पूरा मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है ना, सारे प्रश्नों के उत्तर फटाक से बोलेंगे। 60 से स्टार्ट किया था, ठीक, मात्र धुआंधार तरीके से 10 गुना की स्पीड में अपन पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ा तो दिया, याद करवाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो एक बार सारे दोस्त 5 मिनट और जुड़े रहें, पूरे प्रश्नों को रिवाइज करवा रहा हूं, सिर्फ उत्तर उत्तर बताऊंगा, लिखवाने वाला कुछ भी काम नहीं है। आज का पहला प्रश्न यहां से शुरुआत किया था, जीन, पुरुष जीन संगठन होता है एक्स और वाई। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है पत्तियों से, किससे? पत्तियों से। अगला था प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला था मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। अगला था इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। ठीक है, अगला प्रश्न था पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियां हैं। अगला ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वसन से संबंधित। श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वायु कुपिका कहलाती है। ठीक है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है, तो एक लड़का अपने पिता से 22+Y प्राप्त करता है, 22+Y। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है सर, मूत्र में पाया जाता है। पेप्सिन सर एक एंजाइम है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन, ऐसे याद रखना है। अगला है दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी कतई नहीं पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल। टॉक्सिन है, टॉक्सिन क्या? एक जहरीला पदार्थ। ठीक, एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना अधिकतर एमिनो अम्लों तथा प्रोटीन से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है, विटामिन डी नहीं होता है। अगला है मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, और जिस वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है मादा, लास्ट में देखो शायरी भी सुनाएंगे सबको, बढ़िया गजब, है ना, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ऑनलाइन वाले कहीं बक्के नहीं जाना। मादा एनाफिलीज मच्छर, क्या आएगा उत्तर? मलेरिया रोग। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है यूरिया अत्यधिक मात्रा में। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन। अगला है मेंढक के हृदय में कक्षक 3। ठीक है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, ठीक, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। उसके बाद में अगला मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन 65%। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? डीएनए। क्या कहलाता है? डीएनए। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता मेंडल। अगला किसान का परम सहायक केंचुआ। अगला कोशिका में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक मत कर देना। सबसे बड़ा फल कटहल, सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। अगला है स्तंभकंद, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, ये तुम्हारे नहीं भी आएंगे, ठीक है। इसको आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं, क्या आ जाएगा? फल बित्ती। अदरक तथा आलू इसके अंदर आएगा, सॉरी, फल बित्ती और इसके अंदर आएगा मध्य फल बित्ती। और ये अगला प्रश्न, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तना। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होती है, कितना होती है? 7 से 11%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम। अगला ऊंट की गर्भावधि 320 से 350 दिन। अगला गाय का गर्भावधि 280 दिन, भैंस की 300 दिन। अगला है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अगला है दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज, कौन सी? लैक्टोज। अगला है मूत्र का निर्माण होता है यूरिया। मूत्र का निर्माण, सॉरी, किडनी में, क्या पे होता है? किडनी में। सबसे लंबा कर्मी है टेपीवर्म। क्या है? टेपीवर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने का कार्य अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। अगला है इंद्रधनुष के बीच का रंग ग्रीन, GRWN, ग्रीन यानी हरा। और रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर।
रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला इंद्रधनुष बनता है सूर्य के विपरीत। अगला फ्यूज तार किससे बनता है? टिन तथा लेड से। अगला सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है और समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला हीरे का चमकना और मरगमरीचिका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। अगला है बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अगला है रॉकेट की गति रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है, रॉकेट की गति रेखीय संवेग संरक्षण, क्रिया प्रतिक्रिया और न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला है मूल रंग कहलाते हैं लाल, नीला और हरा। सेक्सटेंट का मात्रक उपयोग ऊंचाई को मापने में। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन खोजकर्ता ओटो होन या ओपेनहाइमर। अगला बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय नाइट्रोजन तथा अक्रिय कौन सी गैस? ऑर्गन गैस। ठीक है, बल्ब ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में, किसमें? ठोस में। और कम किसमें होता है? निर्वात में। कम किसमें होता है? निर्वात में। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। ठीक है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या कहलाता है? वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और दाढ़ी बनाने, आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण, न कि लेंस, अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम 235। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु पारा, मरकरी या Hg या हाइड्रोजियम। और सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के दौरान। पूरे 135 प्रश्नों का टारगेट पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।